फेस बियॉन्ड फेस में आपका हार्दिक स्वागत है। एक नई शख्सियत के साथ हम फिर हाजिर हैं टीवी 24 में। राजनीति में जो चेहरे जिस रूप और रंग में दिखाई देते हैं, उनके व्यक्तित्व को हम देखें तो उसके पीछे भी कई चेहरे, कई व्यक्तित्व, कई भूमिकाएं नजर आती हैं। हमारे साथ मौजूद हैं संदीप पाठक, जो मूलतः एक छात्र हैं, एक जिज्ञासु हैं और ऑक्सफोर्ड कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में पढ़कर भारत लौटे संदीप पाठक को जब आम आदमी पार्टी में राष्ट्रीय महासचिव की भूमिका मिली तो सबका चौंकना स्वाभाविक था, क्योंकि मूलतः वो राजनेता नजर नहीं आते। एक स्कॉलर, एक पढ़े लिखे युवा छात्र को आम आदमी पार्टी ने इतनी बड़ी भूमिका दी, लेकिन इसके साथ ही मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के प्रभारी की भूमिका में भी वो हैं। वो ऐसे वक्त में आम आदमी पार्टी का दायित्व संभाल रहे हैं जब मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी एक सशक्त पार्टी के रूप में स्थापित है। कांग्रेस पूरी तैयारी के साथ कमलनाथ के नेतृत्व में मध्य प्रदेश में चुनाव में उतरी है। दो पार्टियां, दो दिग्गजों के बीच में मुख्य मुकाबला माना जा रहा है, लेकिन आम आदमी पार्टी का दावा है कि मध्य प्रदेश में वो सरकार बनाएगी। ज़्यादा से ज़्यादा विधायक लाने के लिए संदीप पाठक मेहनत कर रहे हैं और संदीप पाठक हमारे साथ हैं। संदीप जी, सवाल मध्य प्रदेश से निकलता है, लेकिन उससे पहले छत्तीसगढ़ की माटी में आप पैदा हुए, ऑक्सफोर्ड कैम्ब्रिज तक पहुंचे और फिर आम आदमी पार्टी में एक राजनेता की भूमिका में पैंट शर्ट पहने एक युवा को हम देख रहे हैं। क्या इस यात्रा के बारे में कहेंगे आप? सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझसे बात करने के लिए अपना समय निकाला। काफ़ी जर्नी बहुत लंबी रही है और उतार चढ़ाव भी बहुत आए। मैं छत्तीसगढ़ के एक छोटे से गांव में पैदा हुआ था। जहाँ पे मैं पैदा हुआ वहाँ पे प्राइमरी स्कूल थी। प्राइमरी स्कूल में सिर्फ एक ही कमरा था स्कूल में और एक पीपल का पेड़ था। बच्चे जब ज़्यादा बढ़ जाते थे तो हमारी क्लास पीपल पेड़ के नीचे लगती थी। 5वीं क्लास तक पढ़ने के बाद फिर मैं अपनी बुआ के यहाँ पढ़ने बिलासपुर आ गया और ये जर्नी, ये यात्रा फिर चलती रही। फिर हैदराबाद में पढ़ाई किया, फिर पूना गया। पूना के बाद फिर मैं कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से पीएचडी किया। कैम्ब्रिज में पीएचडी करने के बाद मैं ऑक्सफोर्ड गया। ऑक्सफोर्ड में बहुत समय तक रहा। फिर MIT एक इंस्टीट्यूट है, मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, यूएस में था। उसके बाद फिर मैं इंडिया आ गया। इंडिया में मैंने IIT ज्वाइन करी। IIT में काम करता रहा, बट शुरू से ही मन में ये था कि देश की सेवा में प्रत्यक्ष रूप से भागीदार बनना है। एक अच्छा साइंटिस्ट बन के भी मैं देश सेवा कर सकता था और कर ही रहा था, लेकिन मुझे लगता है कि आज राजनीति में प्रत्यक्ष रूप से कंट्रीब्यूट करने वाले लोगों की ज़्यादा ज़रूरत है। तो मैंने ये रिस्क लिया। मुझे नहीं पता मुझे कितनी राजनीति आती है, बट यात्रा शुरू हुई और चलते केजरीवाल जी से संपर्क हुआ। उन्होंने यकीन दिया, भरोसा दिखाया मुझ पर। पार्टी ने मुझे राज्यसभा में सांसद बनाया, उसके बाद संगठन महामंत्री बनाई। ये अद्भुत है। एक तरीके से आप देखोगे कि मेरे जैसे साधारण व्यक्ति को कोई पार्टी, जो देश की, दुनिया की सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग पार्टी है, वो इतनी बड़ी जिम्मेदारी मेरे कंधे दी है, तो मैं इसका सम्मान करता हूँ और जिम्मेदारी का मान भी है मुझे, भान है मेरे कंधे पे। जिम्मेदारी तो है, लेकिन राजनीति को शतरंज का खेल कहा जाता है और कहा जाता है कि जिसकी बुद्धि चाणक्य की तरह चलती है, जो साम दान दंड भेद सब में यकीन रखता है और इन सब का इस्तेमाल करना जानता है, वही राजनीति में सक्सेस हासिल करता है। और आप पढ़े लिखे, डिग्रीधारी, एक संभ्रांत युवक, एक अच्छे घर से तो नहीं, लेकिन फिर भी आपने अपने आप को एक ऐसी संस्कृति में ढाला जो पढ़े लिखों की संस्कृति, उसमें राजनीति का कहीं कोई स्थान नहीं है, क्योंकि पॉलिटिक्स मीन्स बहुत सारी गंदगी से भरी हुई, चाल से भरी हुई। तो उसमें कैसे आप अपना मुकाम देखते हैं? हाँ, ये प्रश्न तो बहुत अच्छा है। जैसे मैं किसी को भी पहले भी कहता था कि मुझे राजनीति में जाना है, तो सारे ये कहते थे कि तेरे बस की नहीं है और राजनीति में सफल होना इतना आसान नहीं है, उसमें ऐसे होता है, वैसे होता है। फिर भी मुझे ये लगता था कि अगर देश के लिए कुछ करना है तो पॉलिसी मेकिंग में जाना बहुत ज़रूरी है। पॉलिसी मेकिंग बॉडी में आप इंटर होके ही लॉन्ग टर्म और फंडामेंटल चेंजेस ला सकते हो, ये तय है। अब हमें ये पता है कि राजनीति कठिन है,
लेकिन ये भी दिल ने तय कर लिया है कि देश में फंडामेंटल चेंज लाने के लिए जीवन को लगाना है। तो बस अब यही दरिया है, तो तैर के जाना है इसको। अब आप मध्य प्रदेश में आ चुके हैं और मध्य प्रदेश में आप सरकार बनाने की बात कर रहे हैं, और आपने आज भी कहा प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि हमारा लक्ष्य तो वही है, छोटा क्यों सोचें, हम बड़ा सोच रहे हैं। लेकिन आप देख रहे हैं कि सामने कौन है। शिवराज सिंह चौहान लगातार मुख्यमंत्री बनने का रिकॉर्ड, कमलनाथ केंद्रीय मंत्री और घाघ राजनेता, तो इनके बीच में आप कहाँ मुकाम बना पाएंगे? मुझे लगता है यही हमारी ताकत है। ये जो जितने घाघ बैठे हुए हैं यही उनकी कमजोरी है, और हम नए हैं, यही हमारी ताकत है। और रहा सवाल चुनाव लड़ने और जीतने का, तो ये निर्णय तो जनता करती है। किसी एक व्यक्ति और पक्ष के लिए ये दंभ भरना कि मैं जीत जाऊंगा, मैं ये कर दूंगा, वो अहंकार और वो अच्छी बात नहीं है। लेकिन दिल्ली में भी शीला दीक्षित थी, हरा दी जनता ने। पंजाब में आप जाके देखो, बादल परिवारों की इतनी ताकत थी, कैप्टन साहब के नाम से कहते थे कि यार बड़े नेता हैं, जनता ने हरा दिया। मेरा ये कहना है कि जनता सर्वोपरि होती है, और जनता को इन सो कॉल्ड घाघ लोगों ने इतने दिन तक ग्रांटेड ले लिया है कि अब जनता को नई राजनीति चाहिए, बदलाव चाहिए। और वो आम इंसान, उनको अब नेता जैसे दिखने वाले नेताओं से ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है। साधारण आम इंसान जो राजनीति करे, अब उनको वो पसंद आएगी। फेस भी तो लगता है ना। अब शिवराज जी के बारे में आपको पता ही है कि वो जहाँ जाते हैं भीड़ इकट्ठी होती है, मामा भैया, एक छवि है उनकी। आपके पास ऐसा कौन नेता है? मैं मानता हूँ छवि है, और छवि बहुत ख़राब है उनकी। अब वो ख़राब छवि को लेकर मामा जी कहाँ कहाँ जाएंगे, वो उनको तय करना है। हमारे पास वॉलंटियर्स है, साधारण लोग हैं, इनमें से ही कोई खड़ा होगा। आज कह पाना मुश्किल है। मैं मानता हूँ, आपकी बात से सहमत हूँ कि संघर्ष है, आसान नहीं है। जो ये बैठे हुए हैं, ये आपको इतनी आसानी से अंदर घुसने भी नहीं देंगे, ये आपको एक पग भी रखने नहीं देंगे। लेकिन इसीलिए तो चुनौतीपूर्ण है राजनीति। अगर इतना आसान होता तो कोई भी आके कर लिया होता। केजरीवाल की क्या ज़रूरत थी आने की? केजरीवाल आया है इस बार। केजरीवाल आया। आप इधर आप कह रहे हैं कि हम मुकाम बनाएंगे, कमलनाथ जी भी तैयारी करके बैठे हुए हैं, अब तो वो भावी मुख्यमंत्री हैं। तो इसके बीच में कहीं कोई गुंजाइश दिखती है? मुझे लगता है कि कांग्रेस तो तैयार बैठी सत्ता में बैठने के लिए, तो आप कांग्रेस के साथ मिलकर सत्ता में बैठेंगे? नहीं, कांग्रेस तो भाजपा के साथ मतलब इनका संबंध है, लव लेटर इनके चलते रहते हैं। आज दुर्भाग्य है, मतलब अगर मैं नॉन पॉलिटिकल भी बात करूं, एज एन आउटसाइडर भी मैं जाके बात करूं, तो मन में दुख होता है कि बीजेपी वाले लॉ में इनको खरीदने के लिए तैयार खड़े रहते हैं, कांग्रेस वाले बिकने तैयार खड़े रहते हैं। आपस में इतनी प्रगाढ़, क्योंकि इतने लंबे समय से राजनीति करते करते सभी नेताओं के बिजनेस संबंध बन गए। अब बिजनेस संबंध में वो सारे दुविधा में हैं, यार राजनीतिक संबंध निभाए या बिजनेस संबंध निभाए। तो इन दोनों में अब अंतर नहीं रह गया है। तो रहा सवाल स्पेस का, हमें वो क्यों चिंता करना। हम एक ईमानदार राजनीति लेकर जनता के सामने आएंगे, एक असली जनता का मुद्दा लेकर आएंगे, जनता तय करेगी। और जितने भी बड़ी बड़ी सल्तनत होती है, जब उनको यह अहंकार हो जाता है कि मुझे कौन हरा सकता है, उसी समय साधारण इंसान, साधारण जनता उनको हटा देती है। पॉलिटिकली भी स्पीकिंग, अगर मैं पॉलिटिकल कैलकुलेशन, जिस कैलकुलेशंस की आप बात करते हो, आप अगर सर्वे कराओगे तो मेजॉरिटी ये कह रहे हैं कि भाई इन दोनों को बदलना है, मतलब बदलाव पे वोट पड़ेगी। कैलकुलेशन के हिसाब से भी मैं जाऊं तो अगर बदलाव पे वोट पड़ रही है तो सबसे बेस्ट ऑल्टरनेट ऑप्शन अरविंद केजरीवाल है। संदीप पाठक जब पैदा हुए तो मुझे लगता है कि छत्तीसगढ़ अस्तित्व में नहीं रहा। हाँ, आप मध्य प्रदेश में ही पैदा हुए। मैं मध्य प्रदेश में पैदा हुआ। मध्य प्रदेश की माटी से ही आप निकले और फिर से मध्य प्रदेश में आप प्रभारी महासचिव के तौर पर आम आदमी पार्टी की ज़मीन तराशने और उसे स्थापित करने के लिए आए हैं। जब आप पैदा हुए थे तब और अब में मध्य प्रदेश में बहुत अंतर है, राजनीति में भी अंतर है, राजनीति के तौर तरीके में भी अंतर है। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार लगातार विकास की राजनीति की बात कर रही है। और शिवराज कहते हैं कि मैंने डेवलपमेंट किया है और उसके आंकड़े भी गिनाते हैं, डेवलपमेंट के आंकड़े बताते भी हैं, जीडीपी हो, बजट हो। तो ये सब चीज़ें जब
बीजेपी ले जाती है जनता के बीच में, और बीजेपी का प्रोजेक्शन भी यही होता है कि हमने सब कुछ बदल दिया है, 20-25 साल में डेवलपमेंट की स्थितियां बदल गई हैं, सड़क बिजली पानी अब मुद्दे नहीं रहे। तो आपके पास कौन से मुद्दे बचे फिर? देखो, सड़क बिजली पानी आज भी मुद्दा है। अगर सड़क बिजली पानी मुद्दा नहीं होता तो दिल्ली में पंजाब में सरकारें नहीं बनती, गुजरात में सरकार हिलती नहीं, गोवा में एमएलए नहीं आते। दुर्भाग्य की यही बात है कि आज़ादी के इतने साल बाद ये मुद्दे होने नहीं चाहिए थे। सड़क बिजली पानी स्कूल अस्पताल ये तो बहुत पहले ठीक हो जाने चाहिए थे, नंबर 1। नंबर 2, शिवराज चौहान जी हो या कमलनाथ जी हो, पुराने नेता हैं, मुझे किसी के अगेंस्ट कुछ कहना नहीं है, हमें अपने मुद्दे पे राजनीति करनी है। लेकिन फिर भी चूंकि आपने मुद्दा उठा लिया है, तो अगर भ्रष्टाचार का अगर कोई उदाहरण और पैमाना अगर आपको गिनना हो तो ये नेता पर्याप्त है। आप शिवराज जी को ले लें, आप शिवराज जी के काम को ले लें, उनके काम पे ज़्यादा भारी उनके भ्रष्टाचार के कारनामे हैं। व्यापम में एक समय पे ऐसा लगता था कि व्यापम घोटाले के बाद ये आज जाने वाले हैं, कल जाने वाले हैं, परसों जाने वाले हैं। भ्रष्टाचार चारों तरफ मध्य प्रदेश में फैला हुआ है। स्कूल की स्थिति, आप किसी भी 10 गांव में मेरे साथ आप चलिए, जितने दर्शक हैं उनको मैं आमंत्रित करता हूं, आप अपने किसी भी नज़दीकी के 10 सरकारी स्कूल जाकर खुद जाकर देखिए और आप तय करिए कि क्या ये वही भारत है जिसे आप बनाना चाहते थे। अगर आपको लगता है कि अच्छा है तो बहुत अच्छे है, अगर आपको लगता है कि ये वो भारत नहीं है जो आप बनाना चाहते हो तो कहीं तो गड़बड़ है। तो मान लो कल उठ के मैं कहूँ दिल्ली में कि हमने ये कर दिया वो कर दिया, जनता तो अल्टीमेटली जाके चेक तो करेगी ना। मैं अगर कहता हूँ स्कूल अच्छे कर दिए तो हम कहते हैं कि आप आओ, आकर देखो, आप खुद से तय करो। तो सिर्फ इनके कहने से कुछ होना नहीं है, जमीन पे कुछ उतरा नहीं है। मैं मध्य प्रदेश में ही पैदा हुआ था, गांव में पैदा हुआ था, मुझे बहुत दिल से लगाव है स्कूल। हमारे गांव में स्कूल नहीं था, माँ बाप को 5वीं क्लास में छोड़ के घर से बाहर जाना पड़ा था। क्यों? क्योंकि स्कूल नहीं था। मेरे इतना गुस्सा आता था। 9.5 साल की उम्र में सोचो कि अपने माँ बाप को आप छोड़ रहे हो, माँ बाप आपको जस्टिफाई करते थे कि बेटा पढ़ने जा, उन्होंने तो अच्छा किया, लेकिन आप, ये तो एक इमोशनल एस्पेक्ट में बता रहा हूँ। आज गांव में इतने सारे होनहार बच्चे हैं जो 10वीं से ज़्यादा क्रॉस ही नहीं कर पा रहे हैं बेचारे। मेरे ही दोस्त हैं गांव में, 10वीं से ज़्यादा क्रॉस नहीं कर रहे हैं, तो डॉक्टर कैसे बनेंगे, इंजीनियर कैसे बनेंगे, कलेक्टर कैसे बनेगा? कलेक्टर, इंजीनियर, डॉक्टर तो उसी का बेटा बनेगा ना जो शहर में है, जो कोचिंग पढ़ रहा है। तो आप पैदाइशी बचपन से ही उसको ख़त्म कर दिए, उसके भविष्य को, और आप कहते हो कि मैंने मध्य प्रदेश का विकास कर दिया। अस्पताल का ले लो, अस्पताल का मैं बताता हूँ, मैं इमोशनली इन्वॉल्व हूँ ये सब चीज़ से। आप अस्पताल में जाके देखिए, अस्पताल में मैं आप सबको निवेदन करता हूँ, आप अपने जिला अस्पताल में जाइए, जिला अस्पताल में जाके किसी भी जिला अस्पताल में आप घूम के देखिए। अगर आपको लगता है कि ये वही भारत है जो आप बनाना चाहते हैं तो मैं कुछ नहीं कह सकता, फिर तो इन्होंने अच्छा किया। अगर आपको लगता है कि त्राई त्राई मची हुई है, फिर कहाँ गया आपका डेवलपमेंट? कहाँ है डेवलपमेंट? भाई डेवलपमेंट तो वो रामायण में राम राज्य की एक परिकल्पना थी, दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज नहीं काहू व्यापा। सब स्वस्थ हों, सब सुखी हों, यही तो बनाना था। भगवान ने बोला है कि बेटा स्कूल बनाना है, अस्पताल बनाना है, उसी के नाम पे राजनीति करते हो और जो वो बोले हैं वो करते नहीं हो। तो भ्रष्टाचार करते 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 और भ्रष्टाचार को देखते देखते जनता त्रस्त हो गई है। देखो, हमारे पास कोई ऐसी सामर्थ्य नहीं है, हमारे पास ऐसी कोई कौटिल्य बुद्धि नहीं है, हमारे पास कोई इतनी बुद्धि नहीं है, मेरे पास नहीं है। सीधा सरल राजनीति है, जो दिख रहा है वही बोल रहे हैं। जितने दिन जिंदगी चलेगी लड़ते रहेंगे, जब भगवान को बुलाना होगा ऊपर चले जाएंगे। लेकिन जनता इससे बहुत ज्यादा डिजर्व करती है, अच्छा डिजर्व करती है। जरूरी नहीं है कि हम और आप मिले तो हर बारी कांग्रेस को भाजपा को गाली दें। कंस्ट्रक्टिव और पॉजिटिव पॉलिटिक्स करने की जरूरत है, बहुत ज्यादा जरूरत है। मैं आपकी बात सुन रहा हूँ बहुत गौर से, तो मुझे आपके अंदर भी एक क्षमतावान, एक मंझा हुआ राजनेता नजर आता है। मध्य प्रदेश से आप निकले और आज मध्य प्रदेश में आम आदमी पार्टी को एक फेस की तलाश है। क्या संदीप पाठक आने वाले समय में मध्य प्रदेश में आम आदमी पार्टी का फेस होंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं है। मैं छत्तीसगढ़ का हूँ, अभी
मध्य प्रदेश में निश्चित रूप से एक साथ ही थे, तो मेरी मातृभूमि है एक तरीके से कह सकते हैं। मेरी जिम्मेदारी पूरे देश में संगठन को बढ़ाने की है और संगठन के बढ़ाने के दायित्व को लेकर ही मैं हर जगह जा रहा हूँ। हम मध्य प्रदेश के लीडर को चुनकर बहुत अच्छा चेहरा देंगे आने वाले समय पे, आप सबको नाज होगा। सर, मध्य प्रदेश में जो चुनाव होने जा रहे हैं, एक प्रोजेक्शन है कि अब तक का सबसे खर्चीला चुनाव होगा, बहुत पैसे खर्च किए जाएंगे, आप कितना खर्च करेंगे? यही वो बात है जहाँ पे हम फेल हो जाते हैं। हम झंडे, बैनर, छोटे छोटे पोस्टर से बाहर नहीं निकल पाते हैं। अगर वही कर जाए तो वो बहुत गजब बात है। आप देखेंगे कि मेरी सारी मीटिंग्स में मैं वॉलंटियरों को मोटिवेट करता भी हूँ कि हमें संसाधन नहीं है इसका मतलब डरना नहीं है, सामर्थ्य है। आप आज़ादी की लड़ाई याद करो। आपको याद होगा जब आज़ादी के दीवाने निकलते थे तो कुछ लोग हंसते थे शुरू में, कहते थे यार अंग्रेज़ों को तुम हराओगे, तुम्हारे पास कुछ नहीं है, उनके पास तो सारी तैयारी है, सारा कुछ है, विशाल सेना है, ताकतवर है, नॉलेज है, तुम हराओगे। वो आज़ादी के दीवाने थे, थोड़े थोड़े इकट्ठे होते 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 हरा दिया, भगा दिए। तो पैसा ज़रूरी है चुनाव लड़ने के लिए और इन लोगों ने ज़रूरी बना दिया है, लेकिन अंत पंत में सामर्थ्य के सामने और अंदर जो आग होती है ना लड़ने की, उसके सामने पैसा भी सरेंडर करेगी। और हमारे पास यही एकमात्र रास्ता है। और दुर्भाग्य होगा इस देश का कि पैसा ना होने के कारण हम हारे। और मैं बताऊं, कई बारी यही हमारी सामर्थ्य बनती है। जनता को लगता है कि यार सीधे साधे हैं, इनको पैसा दो, अपने जेब से 10 रुपए निकाल के देती, भाई लड़ो। तो पैसे वाले लोगों को जोड़िए। मध्य प्रदेश में बहुत राजनेता हैं जो अपनी ज़मीन तलाश रहे हैं, आप उनको जोड़ेंगे, फंडिंग भी होगी, टिकट भी बिकते हैं यहाँ, तो ऐसा भी तरीका है। आप सही कह रहे हैं, टिकट बिकते हैं, मतलब किलो के हिसाब से भी सीट बिकती है, चुनाव के पहले भी बिकती है, बाद में बिकती है। मतलब पैकेज बने हुए हैं, जैसे समर वेकेशन हनीमून पैकेज होता है, वैसे यहाँ पे एमएलए सरकार बनाने वाली पैकेज, ये वाली सारी चीज़ें हैं। मध्य प्रदेश का दुर्भाग्य है कि ये सारी चीज़ें इस मिट्टी को, इस माता को देखना था, हम उस पर बिलीव नहीं करते हैं। अगर जिस दिन हम बिलीव करना शुरू कर दिए, जिस दिन हम वो करना शुरू कर दिए, हम में और इनमें अंतर खत्म हो जाएगा। सर, पर केजरीवाल जी का जब बंगला बनता है, 45 करोड़ रुपए में बाहर से सामग्रियां आती हैं, तो फिर सवाल तो उठते हैं। तो आपको नहीं लगता कि आपका मोह भंग हो जाएगा यदि ऐसा करते रहे केजरीवाल जी? आपने जो सवाल उठाया है मैं उसका उत्तर देता हूं। आज देश के सामने अडानी का मुद्दा आया, मैं संसद में था, मैं सांसद भी हूं। सरकार ने मोदी जी और अडानी के संबंध पे चर्चा ही नहीं की। कितना बड़ा मुद्दा था ये। उसके बाद पुलवामा अटैक वाला मैटर आया। एक तरफ देश को बेचने वाले मुद्दा आया, दूसरी तरफ देश को जो रक्षा करते हैं, शहीद हुए, उनके जीवन से खेलने वाली बातें आई। ऐसे में मुद्दा भटकाने के लिए ये मुद्दा अपने पास खोजी खोजी जेब में रखते हैं। जैसे ही कोई बड़ा मुद्दा आता है जो ये नहीं डिफेंड करते, तो आज जनता ये नहीं पूछ रही है केजरीवाल कहाँ रह रहे हैं, कितने बड़े में रह रहे हैं, मुझे नहीं पता कितना पैसा लगे, हमें कैसे पता लगेगा। मैं तो जाता हूँ हर दिन, मैं जाता हूँ, मेरी मीटिंग होती है, मुझे तो साधारण एक ऑफिशियल बंगला लगता है जैसे जैसे होता है। अगर ये कह रहे हैं इतना पैसा लगा, इतना इसका लगा, इतना पर्दा लगा, मैंने न्यूज़ से ही चुना, तो इनको फिर ये भी देख लेना चाहिए कि प्रधानमंत्री जी के 500 करोड़ 1000 करोड़ के जो बंगले बन रहे हैं उसमें कहाँ से सामान आ रहे हैं, क्या लग रहा है। देखो, आपको समझना पड़ेगा। केजरीवाल जी को एक घर दिया गया था, वो घर मैंने अपनी आंख से देखा है, फॉर गॉड सेक। उस घर पे पानी से सीपेज होता था, गिरते थे ऐसे डिलैपिडेटेड कंडीशन में। पीडब्ल्यूडी ने कहा कि इस घर को तोड़ना पड़ेगा क्योंकि रहने लायक नहीं है, तो भाई तोड़ दो। पीडब्ल्यूडी का दिया घर था, पीडब्ल्यूडी ने बोला तोड़ना पड़ेगा क्योंकि टूट रहा है, तो तोड़ के उन्होंने नई बनाई, नई बना के उसी घर में रह रहे हैं। अब इनको वो घर देख के पसंद आ गया, या इनको पसंद आ गया तो मांग लो, हम दे देंगे, एलजी साहब आप वहां रह लो। एलजी साहब का घर 6 एकड़ में है, ये तो 1 एकड़ भी नहीं है, हमें बढ़िया स्वैप कर लेते हैं। या फिर इनको ये लग रहा है कि यार ये वाला घर बहुत शुभ है, हो सकता है केजरीवाल इसी घर में रह के इतना आगे बढ़ रहा है, तो ये शुभ वाला घर तो ले लो यार। हम अपने कर्म से अपनी यात्रा और अपने डेस्टिनी निर्धारित करते हैं, आप ले लो उस घर को। भाई घर केजरीवाल का नहीं है, उनके नाम पे रजिस्ट्री नहीं है, सरकारी है, आप दिए हो, आप उठा के ले लो, आप मालिक हो।
कोई ऐसी बात नहीं है। केजरीवाल जी वही चप्पल पहनते हैं, वही पेन लेके चलते हैं, साधारण है। जो व्यक्ति अपने जीवन, आधा जीवन संघर्ष करके तपस्या में तबाह कर दिए, उस व्यक्ति के लिए ईंट गिट्टी पत्थर पर्दे मायने नहीं रखता है। अगली बात और आखिरी बात, मध्य प्रदेश में फिर आते हैं क्योंकि मध्य प्रदेश की धरती पर आप हैं। मध्य प्रदेश में मुकाबला बीजेपी कांग्रेस के बीच में रहा है। कई दल आए, बड़े बड़े दावे किए, जगह भी बनाई, कुछ सीटें भी लेकर आए और चले गए। आम आदमी पार्टी के बारे में भी यही परसेप्शन है कि आएगा चला जाएगा। मुकाबला बीजेपी कांग्रेस के बीच में था, है और रहेगा। दोनों ही पार्टियां राज करती रहेंगी अल्टरनेट। मैं आपको फैक्चुअल उदाहरण देता हूं जो कि सबको बिलीव करने में आसानी होगी। दिल्ली में जब चुनाव लड़ना शुरू किए केजरीवाल जी, तो आप उठा के देख लीजिए, सारे पॉलिटिकल पंडित यही कहते थे कि यार इनकी सारी की जमानत जब्त होगी। जनता ने वो गलत साबित किया, एक बार नहीं 3-3 बार साबित किया। अब वहाँ से केजरीवाल को, आम आदमी पार्टी को हटाना मुश्किल हो रहा है, बीजेपी नहीं हटा पा रही। आप पंजाब में लीजिए, पंजाब में कहा कि ये टेम्पररी एक बार आए थे बाई फ्लूक, इनको इतने मिल गए, इनका कोई अस्तित्व नहीं है। बड़ी बड़ी पार्टियां थी, अंत आते आते मैंने देखा है यहाँ का चुनाव पंजाब का, तीनों पार्टियां इकट्ठे हुई थी। मुझे आज भी वो स्लीपलेस नाइट्स याद है जब हम बैठते थे, तीनों इकट्ठे होकर लड़ते थे। आज अब इनको वापस पंजाब में आम आदमी पार्टी को हटाने में बड़ी मुश्किल होगी, भूल जाना चाहिए 10-15 साल तक। गुजरात में जब मैं गया तो मुझे कई लोग फ़ोन करके कहते थे कि तुम्हारा करियर बर्बाद होने वाला है, अभी अभी तो सांसद बना है, क्यों बर्बाद होने जा रहा है। कहते थे कि 0 सीटें आएंगी, जमानत जब्त होगी, कुछ नहीं मिलेगा। नतीजे जो भी आए आपको भी पता है, एक ऐसा समय आ गया था जब सबको लगने लग गया था कि यार गुजरात में कुछ भी हो सकता है। 5 सीटें आई, 13% से ऊपर वोट शेयर आए। तो जो 2 पार्टी राजनीति गुजरात में कहते थे, उससे ज्यादा कट्टर 2 पार्टी राजनीति और कहीं नहीं हो सकती थी इस देश में। वो 2 पार्टी की राजनीति, अब आप गुजरात में देखिए, कोई नहीं कहता 2 पार्टी राजनीति, 3 पार्टी की सरकार है, 3 पार्टी की राजनीति है। यहां पर भी वही स्थिति है। मैं तो कहता हूं यहां गुजरात के अपेक्षा हमें इट इज मच सिंपलर, एंड आई कैन टेल यू विथ फुल सेंस ऑफ कॉन्फिडेंस, आप ये रिकॉर्ड सेव करके रख लेना, अभूतपूर्व नतीजे आएंगे। आप इसको रिकॉर्ड करके रख सकते हैं। हम फिर मिलेंगे चुनाव के बाद, और ये हम करेंगे ऐसा कुछ है नहीं हमारे पास। हमारे पास कुछ नहीं, एक गाड़ी में आते हैं, एक बैग ले चले जाते हैं। जनता यहां पे बदलाव चाह रही है, तो जनता कर रही है, जनता करना चाहती है। और जब लार्ज स्केल पे जनता कुछ चीज चाहे तो ऐसा कैसे हो सकता है कि वो ना हो। हां, ये षड्यंत्र करेंगे, ये हमारे कैंडिडेट्स को उठाएंगे, ये शाम दाम दंड भेद गंदी राजनीति पैसा ये बहाएंगे। हमें ईमानदारी का रास्ता और साथ नहीं छोड़ना है, क्योंकि वही हमारे पास है और अच्छा होगा। बहुत बहुत धन्यवाद संदीप पाठक जी। किसी भी राजनीतिक दल का ये अधिकार है कि वो चुनाव मैदान में उतरे, पूरे दमखम से उतरे, अपने विचार के साथ उतरे, और जनता के लिए भी ये बेहतर ही होता है कि जब कोई राजनीतिक दल विकल्प बनने की कोशिश करता है और ईमानदार कोशिश करता है और ईमानदारी की बात करता है। लेकिन वक्त का तकाजा ये कहता है कि आम आदमी पार्टी को मध्य प्रदेश में अपनी जगह बनाने के लिए अभी बहुत कुछ करना होगा, बहुत से मुद्दे तलाशने होंगे, और तभी जाकर वो भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस से मुकाबला कर पाएगी और अपना मुकाम बना पाएगी। हम बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं, उन्होंने समय दिया। संदीप पाठक जी एक युवा ऊर्जावान राजनेता। फेस बियॉन्ड फेस में आज इतना ही। अगले बार फिर हम हाजिर होंगे नई शख्सियत के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, नमस्कार।